नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आपको इस कार्यक्रम में जो ख़बरें दुनिया में चल रही हैं, जो जिस तरह से दुनिया के वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं, उसके बारे में, उसके पीछे की क्या ख़बर है और उसकी बैकग्राउंड क्या है, वो हम बताने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ इस वक्त सईद नकवी साहब हैं, जो बहुत बड़े इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं। हिंदुस्तान में शायद ही इतनी मालूमात, इतनी गहराई मालूमात में किसी और के पास हो, और ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमें आप वक्त देते हैं। हम आपके शुक्रगुजार हैं। सीरिया के जो इस वक्त सदर हैं बशार अल असद, वो इसलिए जाने जाते हैं कि तनहा अरब मुल्क है वो, बल्कि उनके वालिद जब थे उस ज़माने में 1980 से 1988 के बीच में जो इराक़ ईरान जंग हुई थी, अकेला अरब मुल्क था ये जो ईरान के साथ था। उसके बाद अब ईरान से बहुत नज़दीकी ताल्लुकात हैं, और हमास और हिज़्बुल्लाह और ये पूरा ख़ित्ता है, उसकी पॉलिटिक्स में ईरान के साथ एक तरह से वो कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं। और जो पिछले कुछ बरसों में दाइश के ख़िलाफ़ जंग लड़ी गई है और उसे ख़त्म किया गया है, उसमें भी ईरान, सीरिया और हिज़्बुल्लाह और एयर फोर्स रशिया की, उन्होंने मिलकर के जंग लड़ी है और काफ़ी हद तक उन्हें कामयाबी मिली है। बहुत से शहर काफ़ी हद तक नॉर्मल हो गए हैं। मैं ये समझने चाहता हूँ, अक्सर हमारे व्यूवर्स ये सवाल करते हैं कि क्या बशार अल असद शिया हैं, क्या वो सुन्नियों का कत्ल कर रहे हैं, क्या उसके ज़िम्मेदार हैं कत्लेआम के लिए। ये एक सवाल इस किस्म का है जो आम तौर पर लोगों के जहन में है, और चूँकि उनके ख़िलाफ़ अमेरिकन और वेस्टर्न प्रोपेगेंडा मुसलसल काम करता है, चूँकि वहाँ वो हुकूमत चेंज करना चाहते हैं, इसलिए सिचुएशन साफ नहीं आ पाती। आप चूँकि बहुत बार इस पूरे ख़ित्ते में बार बार जाते रहे हैं, और मुझे यकीन है कि बशार अल असद से भी आपकी मुलाकात हुई होगी ज़रूर, आपने नज़दीक से देखा होगा, और आपने तो इज़राइल के एक ज़माने में प्राइम मिनिस्टर उनका भी इंटरव्यू किया, और उस पूरे ख़ित्ते को आप अच्छे से जानते हैं। आप ये बताइए कि बशार अल असद ख़ुद अपने आप में जिस तरह से मुल्क चला रहे हैं वो कैसा है? क्या इसमें कहीं कोई सेक्टेरियन कोई बू आपको आती है, किसी किस्म का कुछ ऐसा नज़र आता है? क्या है पूरा जिस एजेंडे पे वो काम कर रहे हैं? 2-3 बातें पहले वही बैकग्राउंड की मैं आपको बता दूं। जी जी। एक तो ये है कि कॉमरेड बूतफलाक क्रिश्चियन थे, लेबनीज थे, जी जी। जिन्होंने बाथ आइडियोलॉजी की इब्तिदा की। बाथ सोशलिज्म मज़हब से बिल्कुल अलग थी। वो कम्युनिज्म का एक वो रुख था जिसको अरब नेशनलिज्म के साथ जोड़ा जा सकता था। उसके दो हामी जो बड़े थे, वो एक तरफ सद्दाम हुसैन और इराक़ में, और सीरिया में इनके वालिद हाफिज़ अल असद, जो कि इनको मिली विरसे में। तो रही बात मज़हब की, तो ये लोग बिल्कुल लामज़हबियत की उन हदों पे थे जिन पे कि कम्युनिस्ट होते हैं। तो लिहाजा ये तो बात गलत है। बल्कि सबसे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड औरतों का बाहर आना जाना, औरतों की नौकरियां, औरतों का गाड़ी चला, आजकल तक बड़ी उधम होता है हर साल कि साहब सऊदी अरब में औरतें मोटर चलाएंगी। बगदाद में कब से चला रही हैं, सीरिया में कब से ये हो रहा है। आधी औरतें, उनके बशार अल असद की जो मेन एडवाइज़र हैं बुथैमा शाबान, वो औरत हैं। और इसी तरह वहाँ पे लिबिया में, यानी लिबिया में कोई औरत के खिलाफ उसकी 2 बॉडीगार्ड औरतें थी खद्दाफी की, और आपने तो देखा है। बिल्कुल आपके साथ। तो लेकिन ये उड़ा दिया गया था कि ये फंडामेंटलिस्ट हैं, ये तो एक इसको रद्द कीजिए। दूसरा अफसाना यूं शुरू होता है कि 2010 में बुअजीज़ी नाम का एक ठेले वाला ट्यूनिसिया में, उसको ठेला उलट गया और कुछ गड़बड़ हो गई और पुलिस वाले ने उसको थप्पड़ मारा। उसने अपने ऊपर पेट्रोल डाल के जला लिया। ये एक सप्रेस्ड आग जो थी, वो अरब स्प्रिंग बन के उभरी, जिसमें वहाँ की हुकूमत गिरी, और उसके बाद वो ले डूबी इनको होस्नी मुबारक को। और ये इत्तेफाक से वो ज़माना है जबकि हमारे शहंशाह बादशाह
किंग अब्दुल्ला जर्मनी के किसी अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे थे। जब वो वहाँ से निकले तो उन्होंने देखा दुनिया बदली हुई है। यानी उनका अजीज तरीन दोस्त ट्यूनिसिया का प्रेसिडेंट क्या नाम था, ज़ैनुल आबिदीन, और इधर हुस्नी मुबारक गायब। ये तो लेने के देने। उसने कहा कि ये क्या हो रहा है। तो उसने कसम खाई कि भाई कोई भी किंगडम, शेखडम, ये कहीं इसके ऊपर अब कोई आंच नहीं आएगी। उस जमाने में एक दबदबा था सऊदी अरेबिया का। और जनाब ये हुआ कि बल्कि अब इस सहारा मिल गया उसमें इजराइल का कि एक आर्क को तोड़ा जाए। आर्क क्या थी? ईरान, हिजबुल्लाह, सीरिया नहीं, ये अब इराक अलग है। हिजबुल्लाह और ये हमास, इसको किसी इस पूरे आर्क में अगर हम सीरिया को निकाल लें तो ये बिल्कुल बेबस हो जाएंगे। तो इस स्कीम के तहत सीरिया के ऊपर शुरू किया गया। अब जब शुरू हुआ तो हम इत्तेफाक की बात है कि हम वहाँ मौजूद थे। क्या उनके स्टीफन फोर्ड उनके एम्बेसडर, और ये वो जो इंसरेक्शन जिसे कहते हैं, ये एजिटेशन के लिए लोग खड़े हों, और जनाब स्टीफन फोर्ड साहब इनके सफ़ीर और वो फ्रेंच एम्बेसडर। ये स्टीफन फोर्ड दमिश्कस में अमेरिका के सफ़ीर थे। जी। और एक नाम भूल रहा हूँ उसका, फ्रेंच एम्बेसडर। ये जनाब साथ साथ लोग इकट्ठा हों, वहाँ होम्स में तकरीर कर रहे हैं, और वहाँ लोगों को इकट्ठा करके मैंने बुथैमा शाबान से पूछा, जो कि इनकी सफ़ीर, इनके प्रेसिडेंट के, मैं उनके दफ्तर में बैठा हुआ था। मैंने कहा था समझ में नहीं आता कि ये लोग खुद वरगला रहे हैं इन लोगों को, और आप लोग उनका कुछ नहीं कर सकते। तो एक अजीब गरीब जवाब किसी और ने दिया। इससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि हम कितने पेनेट्रेटेड हैं। यानी कि उनकी खुफिया एजेंसीज किस हद तक हमारे अंदर घुस गई हैं। ये तब की बात है 2011 की। जी। बिल्कुल आर्टिफिशियली एक जंग खड़ी की गई। यानी यह कि लोग इकट्ठा हुए, आपने 3-4 कैमरे लगा दिए वहाँ पे, और वो कैमरे जो हैं वो हाउ टू सर्कमवेंट द लोकल रिस्ट्रिक्शंस ऑन अपलोडिंग, अपलिंकिंग को कैसे सर्कमवेंट किया जाए। ये ओबामा साहब के यहाँ, बाहर न्यूयॉर्क टाइम्स में खबरें थी कि उनके आले थे, इतना बड़ा डिब्बा है, वो आप लेके बैठ जाइए और उसी में तस्वीर लीजिए, लेके लगा दिए, बाहर दुनिया में चलिए। ओबामा का बहुत बड़ा एजिटेशन हो रहा है। मुझे याद है कि अल जजीरा जब इस किस्म की खबरें दे रहा था तो दमिश्क में या किसी दूसरे शहर में वो लोग खुद फ़ोन कर रहे थे अल जजीरा को कि साहब यहाँ की आप खबर दे रहे हैं, मैं तो यहीं हूँ, यहाँ कुछ नहीं है। तो ये बहुत ही दिलचस्प, ये मीडिया का इस्तेमाल जो है वो कभी आप करिएगा, उसके ऊपर हम बात करेंगे कि मीडिया का इस्तेमाल वो भी पकड़ा गया है वैसे। तो इस तरह से ये बात फैलाई गई, और उसमें तनाव ये भी आ गए, जाहिर है एर्दोगान साहब भी आ गए, उन दिनों में कतर भी आ गया, और जितने भी थे वो सब ने पैसे बेपनाह देना शुरू किए। वहाँ एक तंजीम जो पहले हुई थी अफ़गानिस्तान में 80s में, सोवियत यूनियन को हटाने के लिए मुजाहिदीन जो तैयार किए गए थे, बिल्कुल उसी बिना पर, उसी तरीके से उन्हीं को रिसाइकल किया गया, कुछ और बनाए गए, तो कुछ जैसे नुसरा और इस तरह के बहुत से कई और ग्रुप्स। कई दफ़े ये कांग्रेशनल हियरिंग में तो साफ खुल के आया कि एश्टन कार्टर से पूछा गया, अब आप जाके वो गूगल करके देख लीजिए, पूछा गया कि साहब आपने जो वहाँ पे ये जो ग्रुप्स, जो नेशनलिस्ट ग्रुप्स हैं, उनको आप ट्रेन कर रहे थे, वो अब कितने बचे हैं। तो एक जनरल हैं
जिसका कि नाम मैं भूल रहा हूँ, जी। वो काला है आदमी, अच्छा, अमेरिकन जनरल। अमेरिकन जनरल, वो कहता है कि पूछे बताइए ना कितने लोग हैं, वो कहता है कि अबाउट 3 or 4 हैं। तो ये 500 मिलियन का जो पूरा आपने वहाँ पे ट्रेनिंग दी है, उसमें से 3-4 बाकी क्या हुए? तो बाकी साहब वो सब असलहे लेके और वो जाके दूसरे ग्रुप्स में मिल गए। तो इस तरह की कहानियाँ। अच्छा, इसमें तो एक और चीज़ जहन में आती है कि ये जो अमेरिकन्स भी आते हैं वो बिल्कुल ट्रक लोड ऑफ डॉलर्स, वो करप्शन की उसमें चले जाते हैं। वो ट्रेनिंग भी नहीं देते पाते, उसमें भी करप्शन है। उसमें भी खेल है। जी जी जी, जहाँ बहुत बड़ी बात। जहाँ कैपिटल आएगा वहाँ ये हो जाता। तो बेपनाह पैसा इधर से उधर हुआ, झूठी जंगें, फॉस्फोरस वॉर, और ये जनाब कि ये वो बॉम्ब फेंक रहा है, केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल हो रहा है। वहाँ जब गए तो मालूम हुआ कोई है, अगर केमिकल वेपन्स वहाँ चल रही हैं तो तुम यहाँ कहाँ बैठे हुए हो? जी जी जी। तो ये बिल्कुल इस किस्म की बातें हुई। और एक इसके पीछे एक बहुत बड़ी तंजीम चल चुकी थी। 2010 ही के आसपास हेनरी किसिंजर, जो कि बहुत बड़े जाने माने स्ट्रेटेजिस्ट हैं, वो और ज़्बिग्नेव ब्रेजिंस्की उन दिनों में हयात थे। ये ओस्लो गए थे, नोबेल वालों ने इनको बुलाया था किसी तकरीब में, तकरीर कर रहे थे। इन लोगों ने वो बात कही खुल के जो कि अमेरिकी जर्नलिस्ट कहने लगे थे और लोग खुल के कह रहे थे कि साहब ये जो अब फ़लस्तीन का मामला है, ये अहम फॉल्ट लाइन नहीं है। असल में फॉल्ट लाइन जो है वो है शिया सुन्नी फॉल्ट लाइन। ये जिसके एक के लीडर हैं हमारे रियाद और एक का लीडर है वो ये शैतानत करता है और जनाब दुनिया के उसूल मानता नहीं, और ये परेशान किए हुए है इसको, इसराइल को, इसराइल का नाम नहीं लिया जाता था। ये मैंने कह दिया है। जी 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 जी, ठीक है। लेकिन तो ये पस मंज़र एक ये था। अब उसमें अगर बशार अल असद के गले में एक डॉग टैग लगाना है तो वो क्या कहें कि भाई वो तो है बाथिस्ट, बाथिस्ट तो होते हैं एथियस्ट। तो ये कहा, हाँ ये ज़रूर है कि वो उस कौम का है जिसको कि अलवी कहते हैं। और अलवी कौम वो है जो कि शियों के असना आशरियों के आसपास के लोग हैं, लेकिन क्योंकि वो इस हद तक मॉडर्नाइज हो गए और वेस्टर्नाइज हो गए कि अब उनके अंदर वो बात जज्बा रहा नहीं। लेकिन ये ज़रूर है कि जब अब आप अच्छा, और सुन्नियों को ये बताया गया कि साहब ये देखिए, अच्छा फौज जो है, बड़े मज़े की बात है कि इराक़ में जो हुकूमत थी वो सुन्नी थी, और जो माइनॉरिटी जिसको कहते थे वो शिया थी जो कि साउथ में थी। यहाँ पे उल्टा है। यहाँ पे जो कंट्रोलिंग रूलिंग क्लास है वो अलवी था, फौज अलवी थी, हालांकि वो माइनॉरिटी में है, और जो आम जनता थी वो सुन्नी, लेकिन उसका कोई तस्करा नहीं था। ड्रूज भी हैं, एक खिता है ड्रूज, वो भी हैं, उनका भी कोई तस्करा नहीं है। तो अब कैसे इसको बदनाम किया जाए? तो ये हुआ कि साहब ये जब आप इस तरह की फोर्सेस तैयार कर देंगे जो कि सुन्नी, और वो जनाब वो मारेंगे लोगों को, उसकी फ़ौजों को, और उनका छाती चीर के कलेजा, यानी जो कभी पुराने टेस्टामेंट में सुना था, कलेजा निकाल के चबा लिया फौजी ने, वाकायदा यानी उसकी तस्वीर ली गई। तो इस किस्म की होश और वहशी जब ट्रेन किए गए और पैदा हो गए, अब ये है कि वो ये वाकया तो दाइश वाला था या मिलिट्री वाला था? दाइश तैयार होता है। दाइश की तैयारी एक और किस्सा है, वो कभी बताऊंगा। लेकिन ये तो जवातल नुसरा वगैरह के किस्म के लोग थे। बहुत से नाम हैं जो मुझे इस वक्त याद हिफ्ज़ नहीं है, लेकिन बहुत सारे नाम, बहुत से ग्रुप्स बन गए थे। किसी को कतर संभाले हुए था, किसी को ये पैसा दे रहे थे, सबसे ज़्यादा सऊदी
जी जी। सऊदीज ने तो उनका ये था कि इसको हटा दो। यहाँ तक उन दिनों में बंदर बिन सुल्तान, प्रिंस बंदर बिन सुल्तान, जो कि इंटीरियर मिनिस्टर भी होते थे किंग अब्दुल्ला के ज़माने में, उनको अब्दुल्ला ने ये पोर्टफोलियो दे रखा था सीरिया का, जी जी कि भाई इसको ख़त्म करो किसी तरह से। अब वो जनाब पहुंच गए खुफिया तरीके से प्राइवेट जहाज़ में मॉस्को जी और गए जनाब पुतिन से मिलने उसमें क्रेमलिन में। क्रेमलिन में एक अजीब व गरीब गुफ्तगू हुई। उन्होंने कहा सोची में विंटर ओलंपिक्स होने वाले जी थे। जी जी, उसी शहर में जहां अभी पिछले दिनों जहाँ अभी पिछले दिनों में और रूस के प्रेसिडेंट्स मिले। हाँ, वहाँ पे विंटर ओलंपिक्स होने वाले थे। खतरा, बहुत से खतरे थे, उनमें से एक ये था कि यहाँ टेररिज्म जी जी जो है ये कॉकेसस से वो लोग आके उसको खराब करेंगे उस गेम्स को। जी। तो आपने कहा देखिए आपको तेल की खाने चाहिए वो ले लीजिए। ये बंदर बिन सुल्तान, बंदर बिन सुल्तान पुतिन से कह रहे हैं जी जी जी, आप ये ले लीजिए, आप जो चाहिए ले लीजिए, जी बशर अल असद को वहाँ से हटवाइए जी, और ये हमसे वादा ले लीजिए कि आपके सोची ओलंपिक्स हाँ में कोई भी इस किस्म का झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि इन सब को हम कंट्रोल करते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ। कि यानी उन्होंने अपने आप एतराफ़ कर लिया कि ये जो टेरर ग्रुप्स हैं। लेकिन आपको सवाल ये करना चाहिए कि नकवी साहब ये ऐसी किस्म की गुफ्तगू आप तक पहुंची कैसे? जी जी जी, बिल्कुल क्योंकि ये तो बिल्कुल झूठ मालूम होती है। हाँ नहीं, तो ये गुफ्तगू पहुंची यूं कि ये खामोशी से खामोश रहे ये लोग, लेकिन बंदर बिन सुल्तान बड़े ड्रामेटिक किस्म के आदमी थे, बहुत ही फ्लैम्बॉयंट। जी वो इन शरारतों से नहीं बाज आए। हाँ, बल्कि पुतिन ने ये कहा कि हम जानते हैं, हम 10 साल से जानते हैं कि इन सब टेररिस्ट को आप कंट्रोल करते हैं, हम जानते हैं आप हमारी मदद के लिए आप ही के पास आएगी। जी जी जी। अब जनाब इन्होंने अपनी हरकतें छोड़ी नहीं। जी ये लेबनान एक खुफिया और इंफॉर्मेशन का एक अजीब व गरीब अड्डा रहा है बहुत दिनों से। जी जी जी, तो वहाँ के एक किसी अखबार में ये रशियन क्रेमलिन ने ये खबर लीक कर दी। ये जब लीक कर दी तो ये खादिम तक भी पहुँच गई कि साहब ये अजीब व गरीब अजूबा है ये किस्सा। तो ये है कि उसको, लेकिन जब से रशियंस आ गए, रशियन ने कहा कि भाई अब ये देखो ये अब खेल जो है, और इत्तेफाक से रशियन उस वक्त आए जिसके बाद ये आ गए हमारे ट्रंप साहब वहाँ जी अमेरिका में। ट्रंप रिट्रीव के मूड में, और रशियंस ये कि भाई ये इलाका हमारा एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, इसमें ओबामा ने कुछ झगड़ा वगड़ा किया, बढ़ाया, लेकिन ये खिंच गया। ये पहले से ही खिंच रहा था। जी जी जी। जब ये खिंच रहा था तो इसके खिलाफ वहाँ की डीप स्टेट वगैरह ने ये चार्ज लगाया कि ये रूसियों से मिला हुआ है। जी 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 जी, 10 किस्से बना दिए। आज तक अगर प्रूफ किया होता तो आज हमें मालूम होता कि साहब ये बड़े प्रेसिडेंट इसी वजह से जी जी कि रूसियों ने, अब बताइए इतनी बड़ी डेमोक्रेसी आपकी, जी जी, उसके अंदर उस डेमोक्रेसी को कंट्रोल मॉस्को करती है। जी जी, उसके इलेक्शन को इन्हें क़यामत की चीज़ एडमिट कर रहे हैं आप। अब वो इम्पीचमेंट की तैयारी है। अब इम्पीचमेंट की तैयारी। तो ये है। तो ये बशार अल असद का फ्यूचर देखिए फ्यूचर क्या है उनका? बशार अल असद का फ्यूचर ये है। अब उन्होंने, अमेरिका ने भी, अरब कंट्रीज़ ने भी ये कहना शुरू कर दिया कि रजीम चेंज हमारे प्लान में नहीं है। तो ये अब कहाँ है? अब इस मंजिल पे है कि उनको कोई ना कोई तरीका, एक मैकेनिज्म ऐसी बनाना पड़ेगी जिसमें कि तमाम पार्टिसिपेशन हो। जो एक ग्रुप्स मिल रहे थे जिनीवा में, जी। वहाँ इसी तरह की बातें हो रही थी। उन्हीं का तत्व लिया जाए और एक
पार्टिसिपेटरी किस्म का नहीं, वहाँ अभी सिस्टम अभी अभी जो एक रिसेंट एग्रीमेंट हुआ है उसमें तो ये बात आई है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन काउंसिल बनी है और कॉन्स्टिट्यूशन दोबारा से लिखा जाएगा, रिफॉर्म्स लाया जाएगा, और ख़ुद उसमें बशार अल असद की तरफ से ये बातें सामने आई हैं कि वो तैयार हैं पब्लिक को अगर कहीं परेशानी है उनको हल करने के लिए, और कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली के लिए तैयार है। एक काउंसिल है जो अभी पिछले दिनों हमने जो सीरिया के जर्नलिस्ट हैं वाइल अव्वाद है उनसे बात की थी, तो वो तब्दीलियों के लिए वो कहते हैं कि हम तैयार हैं। तो अब आपको फ्यूचर क्या लग रहा है? अब ये है कि वो यही होगा। हाँ। अब देख रहे हैं कि आप सऊदी अरेबिया का हाल आपने देख लिया, अरामको आपने देख लिया, यहाँ पे यमन में क्या हुआ है, जो बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो कतरा खून न निकला। अब देख लीजिए कि इसराइल में क्या हो रहा है। अब इसराइल में एक ज़माने में कुशनेर का मुस्तकिल दामाद था कि साहब जिनके जो दामाद हैं इनकी नेतान्याहू से बहुत दोस्ती है, लिहाजा अमेरिका उनकी गोद में है। अब कुशनर को ही काम दिया गया था कि अरबों को इसराइल के साथ लाया जाए। अब जनाब कुशनर का नाम किसी ने अगर सुना हो पिछले 2 महीने से तो मुझे बता दें, वो गायब है वो। और यानी वो प्लान फेल नजर हो, वो अगर गायब है तो वो प्लान कहाँ है। और दूसरे नेतान्याहू साहब इलेक्शन हार गए हैं और अब वो उनके पास कोई बूता नहीं है। अब दूसरा नाम आ गया, वो प्राइम मिनिस्टर वो बनने वाले हैं, ऐसी खबरें आने लगी हैं वहाँ से। वो तो वो इलेक्शन कुछ बहुत कम नंबरों से वही जीता था। अब ये कि वो कोalition बना सकता है कि नहीं, ये देखने की बात है। बहरहाल ये जो हैं इनको एक जगह गोया अब कंट्रोल कर लिया गया है। अब ये कंट्रोल अगर हो गए और ये पावर में नहीं रहे और उन लोग इनके खिलाफ मुकदमे बहुत हैं, तो कहीं इनका चिदम्बरम बना दिया उन लोगों ने, तब क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया नकवी साहब, आपने चिदम्बरम तक बात कनेक्ट की नेतन्याहू की। ये देखिए इंटरनेशनल इश्यूज़ को इतने नज़दीक से जानने वाले ही लोग ये सब बात बता सकते हैं, और जितना नज़दीक से आपने देखा है इस पूरे ख़ित्ते को, मैं समझता हूँ कि ये जो आपको सोशल मीडिया के ज़रिए इतनी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ये बहुत ही बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है। और हम मीडिया स्टार वर्ल्ड की तरफ से एक बार फिर शुक्रगुजार हैं नकवी साहब का कि वो आप वक्त दे देते हैं हमें और हमारे व्यूअर्स तक आपकी बात पहुंच जाती है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। बहुत